दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी है पानी बीच मीन प्यासी। अम्मा की तेज़ आवाज़ कानों में पड़ते ही अविनाश की नींद खुल गई और अब तो ये रोज़ रोज़ की बात थी। अक्सर ऐसी आवाज़ें सुनने का अभ्यस्त अविनाश लेटे हुए ही बोल पड़ा। क्या हुआ अम्मा? आज फिर से सुबह सुबह दम चालू हो गई, वही सब बातें, अपनी बहू की बुराई। और क्या करूं, तू ही बता। तेरी बीवी है ही ऐसी, तो मैं क्या करूं? सुबह सुबह तुम्हारी अर्धांगिनी के साथ भजन गाए बिना तो मेरा दिन ही शुरू नहीं होता। बस यही समझ ले। कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठने पर बिना प्रवचन सुने या फिर बिना कोई सुनाए सुनाए एक कप चाय मुझे सीधी से शांति से मिल जाए? कभी नहीं। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ। माँ की गुस्से भरी आवाज़ में गंभीरता के बदले एक हंसी छुपी हुई थी, यानी कि खिलंदड़ापन महसूस करके उसे मन ही मन खुद ही हंसी आ गई। अब अम्मा, सोचो तो दोष तुम्हारा ही है। अगर सही ढंग से काम सिखाओगी ही नहीं तो फिर यही होगा, बकबक तो करनी ही पड़ेगी। बोलो, सही है कि नहीं? तू तो चुप ही कर, जोरू का गुलाम। भाई कितना सिखाऊं और कहाँ तक सिखाऊं? मैं फंस गई क्या इस तेरी बीवी के साथ? मुझे नहीं सिखाना ये रोज़ रोज़ का काम। एक काम भी ढंग से नहीं कर पाती। चाय बनाएगी तो दूध और शक्कर ऐसे डालेगी मानो उसके मायके से फ्री का पूरा राशन और दूध चीनी आया हुआ है। भला ऐसे कोई चाय बनाता है? एक मेरी रेखा है, मेरी बेटी, बचपन से ही घर के कामकाज में इतनी दक्ष है कि लोग उसके काम देख देख कर दंग रह जाते हैं। इतना अच्छे से सिखाया है मैंने उसे, और जैसा मैंने अपनी बेटी को सिखाया, अगर वैसे ही बहू की माँ ने भी उसे कुछ सिखाया होता अच्छे से, तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। समझ गया तू? और चुप रह तू, बीवी की हिमाकत करता फिरता है। और फिर हमेशा की तरह उसकी अम्मा देर तक बेटी की तारीफ और अपनी बहू की आलोचना में जुटी रही। उसके बाद अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। ये उनकी रोज़ की दिनचर्या थी। अविनाश दोबारा सोने की कोशिश करने लगा कि तभी उसे याद आया कि अरे, आज तो ऑफिस में जल्दी पहुंचना है, कुछ ज़रूरी काम है। वह जल्दी से ही बिस्तर से उठते हुए ही अपनी पत्नी मीरा को आवाज़ देकर बोला, सुनती हो? इतनी देर से रसोई घर में बैठी क्या कर रही हो? समझ में नहीं आ रहा या सुनाई नहीं दे रहा? एक कप बढ़िया सी चाय बना कर ले आओ, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है। समझी तुम? देर बिल्कुल मत करना। सास को जवाब न दे पाने के कारण विवशता में वह पहले से ही काफ़ी झल्लाई हुई बैठी थी, और फिर मौका मिलते ही उसने अपना सारा गुस्सा अपने पति पर उतार दिया। और भला बीवी कर ही क्या सकती है, और अपनी सास की तर्ज पर ही गुस्से से बोली, रसोई घर में और क्या करूँगी? डांस करूँगी क्या? बैठे बैठे ऐश कर रही हूँ। अब बताओ तुम। मैं ठहरी उजड़, गंवार और फूहड़ औरत, मुझे भला आता ही क्या है? और मुझे क्या पता चाय भला बनती कैसे है? तो मुझे क्यों कह रहे हो चाय बनाने के लिए? अविनाश बिना कोई जवाब दिए चुपचाप अखबार में नज़र गड़ाए वहीं पर बैठा रहा। भला कौन जवाब देगा अपनी बीवी को? थोड़ी देर में मीरा एक कप चाय बनाकर उसकी बगल में रख कर चली गई किचन में दूसरा काम करने के लिए। अविनाश अच्छी तरह जानता था कि न तो उसकी माँ दिल की बुरी है और ना ही उसकी पत्नी। बस ज़रूरत पड़ने पर दोनों सारे ताने उलाने भूलकर एक दूसरे का पूरा ख्याल रखती हैं। पर उसकी अम्मा को शगल था अपनी बेटी की तारीफ करने का और उसके साथ साथ अपनी बहू की बुराई करने का। उन्हें गर्व था अपने द्वारा दिए गए संस्कारों को, जिन्हें वह सर्वश्रेष्ठ मानती थी, और इसी के कारण दोनों सास बहू में गाहे बगाहे तानों और उलाहनों के दौर चलते रहते थे, बस थोड़ी देर के लिए ही। अविनाश इन दोनों के बीच कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता था और अक्सर निर्लिप्त भाव से चुपचाप सब कुछ सुनता रहता था, और कोई चारा भी नहीं था उसके पास इसके सिवाय। आस पड़ोस में निर्मला काकी के नाम से मशहूर उसकी अम्मा का उस मोहल्ले में बड़ा ही अच्छा दबदबा था। वहाँ के
छोटे बड़े सभी उनकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत किया करते थे। वे इस जगह पर काफ़ी सालों से रहते थे। आस पड़ोस का कोई भी शुभ कार्य उनसे सलाह किए बगैर संपन्न नहीं होता था। हर एक से उनके मधुर संबंध थे। अपनी बहू को भी वह दिल से ही चाहती और थोड़ी बहुत तारीफ भी कर दिया करती थी, पर न जाने क्यों बहू की छोटी सी गलती भी उनके सामने अगर आ जाती तो उनका पारा सातवें आसमान पर पड़ जाता था और किसी आम सास की तरह ही उनकी भी जबान फिसलने लगती थी। अविनाश अब जल्दी से तैयार होकर 2 दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर चला गया था। 2 दिनों के लिए वह घर पे नहीं आने वाला था। उसी दिन निर्मला काकी को एक तार मिला। अपनी नातिन रीमा की शादी का कार्ड था उसमें, उसका न्योता और पत्र मिला। कितने ही लोगों के काम अकेले संभालने वाली निर्मला काकी बुरी तरह से घबरा गई। इतनी सारी तैयारियां करनी है शादी की, वो भी केवल थोड़े ही समय में। मात्र 1 हफ्ते बाद ही उनकी नातिन की शादी थी, वह भी दिल्ली जैसे शहर में, जो कि बहुत बड़ा शहर था, यहाँ से काफ़ी बड़ा। इतने कम समय में ही उन्हें न जाने कितने इंतज़ाम करने थे। आखिर पैसों का भी मामला था। उन्होंने जल्दी से अपने बहू को बुलाकर कार्ड पकड़ाया और फिर दोनों सास बहू आपसी बैर भूलकर शादी की तैयारियों के लिए आपस में विचार विमर्श करने लगी कि उन्हें अपनी बेटी के यहाँ क्या क्या चीज़ें ले जानी हैं। आखिर न्योता भी तो बेटी के घर से पहली बार ही आया है। कुछ तो ऐसा होना ही चाहिए था कि 10 लोगों के बीच उनकी इज्जत रह जाए, और वे कुछ नहीं चाहती थी। उनका दामाद देवेंद्र एक सरकारी दफ्तर में उच्च अधिकारी था। बेटी को तो उन्होंने सामान्य हैसियत में ही ब्याया था, पर देवेंद्र अपनी कड़ी मेहनत और प्रयत्नों के बूते पर आज वे एक अच्छी खासे ऊंचे ओहदे पर था और शहर में उनका काफ़ी नाम था। वहीं उनका बेटा अविनाश एक प्राइवेट कंपनी में केवल एक क्लर्क का काम ही करता था। जाहिर सी बात है, पद और पैसा दोनों में ही जीजा और साले के बीच में काफ़ी बड़ा सा अंतर आ गया था। समय के साथ साथ यही थोड़ा सा या कहिए छोटा सा अंतर दोनों परिवारों के संबंधों के बीच अब दूरियां लाने लगा था, जो कि आजकल के समाज में काफ़ी स्वाभाविक है, जिससे इधर के 7-8 वर्षों में उनकी बेटी का संबंध पितृगृह से औपचारिक बनकर ही रह गया था। भले ही परिस्थितियों ने संबंधों में दूरियां ला दी थी, पर खून के रिश्ते क्या इतनी आसानी से छूटते हैं भला? बिल्कुल नहीं। दुख सुख में सबसे पहले उन्हें लगता है कि इन्हीं रिश्तों के लोग याद आती है, और निर्मला काकी ने जल्दी से जाकर अपना संदूक खोलकर गाढ़े समय के लिए जमा किए गए 10,000 रुपये जल्दी से निकाल लिए और गहनों के नाम पर बचा हुआ उनके पास इकलौता गहना यानी कि एक सोने का चेन निकालकर जल्दी से अपने बहू को पकड़ा दिया और अपनी पड़ोसन दया के साथ उसे जल्दी से जल्दी बाजार भेज दिया। जो भी तैयारियां करनी थी उनकी बहू और दया एक साथ कर लेंगी। आनन फानन में उनकी बहू मीरा दया के साथ मिलकर बड़ी ही होशियारी से शादी का सारा सामान खरीद कर ले आई और चेन को भी एक सुनार से साफ करवा कर बिल्कुल एक नए डिब्बे में डलवा कर ले आई। उसको देखकर अम्मा बड़ी खुश हुई। अविनाश जब घर आया तो जोड़ तोड़ कर उसने ट्रेन में आरक्षण भी करवा लिया। आखिर शादी पर जल्दी जो पहुंचना था, फिर क्या था। बेटी को अपने आने की सूचना भेजकर निर्मला काकी अपना पूरा कुनबा समेटे दिल्ली के लिए रवाना हो गई। सब फंक्शंस जो अटेंड करने थे, दिल्ली स्टेशन पर उनका नाती प्रियंक पहले से ही कार लिए हुए उनका इंतज़ार कर रहा था। वह उन्हें लेने के लिए आया था। प्लेटफॉर्म पर उतरते ही जब प्रियंक ने बढ़कर उनके पांव छुए तो उनका कलेजा अपने नाती को देखकर गदगद हो गया। गोरा चिट्टा प्रियंक अपने आधुनिक ढंग के कपड़ों में किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था, बेहद जच रहा था। आखिर अमीर परिवार के बच्चे और कैसे लगेंगे। और फिर उसने खुद को देखा, निपट सूती साड़ी में किसी तरह उसने अपनी सस्ती चप्पलें छुपाने का
प्रयत्न लगातार करती रही। निर्मला काकी को न जाने क्यों प्रियंक के साथ गाड़ी में बैठने में भी अब संकोच महसूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि वह उस कार में बिल्कुल नहीं जचेंगी। घर पहुंचने पर रेखा बाहर बरामदे में ही मिल गई। वह कुछ लोगों से बातें करने में व्यस्त थी। उन पर नजरें पड़ते ही वह चुपचाप बढ़कर माँ के पांव छूने के लिए आगे आई और साधारण औपचारिकता के बाद एक नौकरानी से कहकर उसने सामान सहित उन सभी लोगों को एक कमरे में पहुंचा दिया। कहाँ तो निर्मला काकी सोच रही थी कि वहां पहुंचते ही उनकी बेटी पहले की तरह ही आकर उनसे लिपट जाएगी, उनसे गले मिलेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। देर से आने के लिए उल्हाने देगी, खुद उनकी देखभाल में पूरी तरह से जुट जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कौन कौन से काम संभालने हैं इसकी पूरी फेहरिस्त उन्हें थमा देगी, पर बेटी का ठंडा स्वागत देखकर निर्मला काकी का दिल जैसे बुझ सा गया और वे कुछ कर भी नहीं पाई। यहाँ पहुँचने तक दिल में जो बहुत सारे उत्साह हिलोरें ले रहा था वह धीरे धीरे अब शांत पड़ने लगा था और वे कुछ भी नहीं कर पाईं। थोड़ी ही देर में कमरे से लगे बाथरूम में वे सब बारी बारी जाकर सब नहा धोकर तैयार हो गए। उसके बाद एक नौकर आकर बड़े ही सलीके से सबके लिए चाय और नाश्ता उन्हीं के कमरे में रख गया। नाश्ता और चाय खा पीकर सब दीर्घ यात्रा की थकान मिटाने लगे। बस एक निर्मला काकी ही अपना चाय का कप लिए हुए एक कोने में वहीं पर बैठी रही। उन्हें न जाने क्यों कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। न जाने क्यों एक कप चाय भी उनके गले से नीचे नहीं उतर रही थी। तभी वहाँ रेखा आ गई। अरे अम्मा, तुम अभी तक यहीं पर बैठी हो? अभी तक आपने एक कप चाय भी नहीं ख़त्म की है। ये क्या कर रही हो? चलो उठो, तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। रेखा बेटी, तुम तो लगता है काफ़ी व्यस्त हो। अब आप भी ना अम्मा, आप तो अपने घर की ही हो, भला आपसे क्या छुपाना। फिर ये तो मेहमानों सा बर्ताव क्यों कर रही हो आप मुझसे? एक अकेली जान हूँ मैं और इतने ढेर सारे काम कहाँ कहाँ देखूं भला। आप तो समझ ही रही है ना कितना सारा इंतज़ाम करना है। बेटी के अपनेपन से भरे दो बोल सुनकर अब तक बेगानापन झेलती निर्मला काकी के अंतस में थोड़ा बहुत वात्सल्य अब फिर से हिलोरे लेने लगा। उसे थोड़ा बहुत आराम आया। तू चिंता मत कर, हम लोग यहाँ बैठने नहीं आए हैं, समझी तू? बस तू बताती जा, मैं और बहू दोनों मिलकर सारे काम आपस में संभाल लेंगी। तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर में वहाँ प्रियांक और रीमा भी आ गए और अपने नानी से और मामा मामी से मिलने लगे। वह साथ लाए हुए उपहार एक एक करके बड़े ही प्यार से सबको थमाने लगी। उन्हें देखकर सबका अलग अलग रवैया था, पर उनके कान अपने द्वारा लाए उपहारों की प्रशंसा सुनने के लिए रीमा की तरफ ही लगे रहे। रीमा ने अपना उपहार बस औपचारिकता वर्ष उलटने पलटने के बाद अपनी माँ को थमा दिया, यानी वह उसे पसंद नहीं आया। उसमें ना तो उपहार लेने का उत्साह था और ना ही उसे ध्यान से देखने का। बस चुपचाप अपनी माँ को पकड़ा दिया। बस एक प्रियांक ही था जो अपना शर्ट देखकर बहुत ही उत्साहित होकर अपनी नानी से बोला, वाह नानी, आपने तो बहुत बढ़िया शर्ट दिलवाया है मुझे, एकदम मेरी पसंद और मेरी सही नाप का ख़रीदा है आपने। मैं तो आज फंक्शन में इसे ही पहनूंगा, बहुत ही प्यारा शर्ट है। रेखा अब चुपचाप से वहाँ से सारे सामान समेटकर उठते हुए बोली, माँ अब आप लोग आराम कीजिए, रात में मेहंदी और संगीत का प्रोग्राम है, बस उसके लिए जल्दी से और टाइम पर तैयार हो जाइएगा। पर निर्मला काकी की आंखों में नींद कहाँ थी। वह लेटकर रात को संगीत में गाने के लिए अपने सारे गानों की लिस्ट को याद करती रही। उन्हें लग रहा था कि रात के फंक्शन में उन्हें कोई न कोई ज़रूर गाना गाने के लिए कहेगा। इसके लिए वो लगातार तैयारियां कर रही थी। शाम को संगीत का आयोजन एक खूब सजे धजे पंडाल में रखा गया था। बेहद बढ़िया था। ज़्यादातर औरतें और लड़कियां फिल्मी तर्ज पर नाच गा रही थी। निर्मला काकी के पुराने गानों के लिए वहाँ कोई जगह ही नहीं थी। रेखा उनके पास से ही आ जा रही थी, पर उसे इतनी भी फुर्सत कहाँ थी कि माँ से भी एक दो गीत गाने की
फरमाइश कर सके। हालांकि उसे ये बात अच्छी तरह से पता थी कि उसकी माँ गाना गाने की बेहद शौकीन है और शादी के वक्त हर रिश्तेदार उनसे शादी के लिए गाना गाने के लिए फरमाइश तो करते ही हैं और उनकी बेटी भी अच्छी तरह से ये जानती थी। निर्मला काकी ने जितने भी गाने याद किए थे वे सब उनके मन ही मन में रह गए। किसी ने उनसे कुछ नहीं कहा। उनकी बेटी ने तो किसी से उनका परिचय तक नहीं करवाया था, इसलिए वे सब लोग अपरिचित परिवेश में चुपचाप दर्शक बने हुए अपने बहू के साथ वहीं पर बैठी रहीं। बेटी द्वारा दी गई अनदेखी चोट की दारुणता ने उन्हें निष्पंद कर दिया था और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वे केवल दुखी हो रही थी। थोड़ी देर बाद अतिथियों में ही शामिल होकर उन्होंने खाना खाने के बाद वह अपनी बहू के साथ अपने कमरे में आकर बैठ गई, पर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जहां अविनाश पहले से ही खा पी कर बच्चों के साथ लेटा हुआ था, शायद वह भी अपने को अकेला और इतनी भीड़ में अपेक्षित महसूस कर रहा था। वही हाल उसकी माँ का भी था। देर रात रेखा उनके कमरे में आई। वह चुपचाप दीवार की तरफ मुंह घुमाए सोई रही। रेखा उनकी बगल में लेटी मीरा से बातें करने लगी और आपस में खुसफुस करने लगी। भाभी, मैं तो पूरी तरह से व्यस्त हो गई थी। पता नहीं आप लोगों ने ठीक तरह से खाना खाया नहीं, मैं तो आप पर ध्यान ही नहीं दे पाई थी। सॉरी भाभी। आप चिंता न करें दीदी, हम लोगों ने अच्छी तरह से खाना खा लिया। दीदी, हम लोग तो आपके अपने हैं, कोई मेहमान थोड़ी हैं जो बार बार आप हमें आकर पूछना पड़े। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम अपना ध्यान पूरी तरह से रख रहे हैं। निर्मला काकी को अपनी बहू की व्यवहारिकता बहुत ही अच्छी लगी। थोड़ी देर बाद बहू सो गई, पर उनकी आंखों में नींद कहाँ थी। उन्हें तो अपने दिल की चोटें दिख रही थी जो उनकी अपनी बेटी उन्हें दे रही थी। एक तो नई जगह, नया परिवेश, उस पर अपनों द्वारा दिया गया उपेक्षा का दंश। कमरे से निकलकर बाहर टहलने लगी, तभी उन्हें पास के कमरे से आती हुई आवाज़ें उनके कान में पड़ी और इन्हें सुनकर उनके कदम एकदम से ठिठक गए। रीमा की आवाज़ आई थी, मम्मी, आप आज दोपहर में कहाँ चली गई थी? सब मेहमानों को ऐसा अचानक छोड़ के? माँ, भाभी और दोनों बच्चों के लिए पास के मार्केट से कपड़े लेने चली गई थी, वरना कल शादी में ये लोग अपने साथ लाए गए वही बेढंगे पुराने कपड़े पहनकर सबके सामने हमारा मजाक बनाएंगे। पुराने फैशन के कपड़े पहनकर तैयार होकर आ जाते हैं जब तब। कल होटल में कितने ही लोग आएंगे। अगर जान गए कि मेरी माँ और भाभी हैं तो उनके फूहड़ पहनावे देखकर भला क्या सोचेंगे मेरे बारे में। उन्हें तो मेरी इज्जत का ख्याल ही नहीं है, पर मुझे तो है। अब यहाँ आ गए हैं तो बस निभाना है जैसे तैसे करके। इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, शादी ब्याह का मामला है और शादी ब्याह में लोगों के मायके से न जाने कितने सामान आते हैं। और एक यहाँ देखो, एक मेरा मायका है, पूरा का पूरा कंगाल। हाँ, जितना वे लोग लेकर नहीं आए उससे ज़्यादा तो उन पर मेरा खर्चा हो रहा है। इससे अच्छा तो ना ही आते। तभी उन्हें प्रिया की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दी। वह अपने मम्मी पर चिल्ला रहा था, मम्मी, आप कैसी बातें करती हैं? वे हमारे अपने हैं, अपनी हैसियत से कहीं ज़्यादा ही लेकर आए हैं और उतना सामान खरीदने में ही उन्हें न जाने कितनी परेशानी हुई होगी। आप क्या ये नहीं समझती? आश्चर्य है कि फिर भी आप उनसे और ज़्यादा की आशा रखती हैं। कमाल की बेटी हैं आप भी। इससे ज़्यादा निर्मला काकी से सुना नहीं गया। उसका दिल पूरी तरह से टूट गया था। अब वे अपने कमरे में लौट आईं। उन्हें लगा कोई विष बुझा बाण उनके कलेजे को अब चीर गया है, जो अब फिर से कभी नहीं सिल पाएगा। एक मरणात्मक पीड़ा से वह छटपटा उठी। वह भूल ही गई थी कि उनकी बेटी का जीवन स्तर उनसे काफ़ी ऊंचा उठ गया है। पैसे कमाने की होड़ में शामिल नई पीढ़ी की नज़र में हर रिश्ते की प्रतिष्ठा उसके पैसे और
ओहदे के हिसाब से ही होती है। शायद यही आज के समाज की सच्चाई है। ये जिनकी छाँव में पलते बढ़ते हैं, जिनकी उंगलियां पकड़कर चलना सीखते हैं, जिनके सहारे अपने उज्जवल भविष्य के सपने संजोते हैं, इच्छित ऊंचाइयों को छूते ही वही माता पिता उन्हें उजड़ और गंवार लगने लगते हैं और न जाने क्या क्या लगने लगते हैं। किसी से उनका परिचय कराना भी उन्हें अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं लगता। अपनी बेइज्जती होगी, इससे अच्छा उन्हें किसी से मिलाना ही नहीं चाहिए, यही सोचते हैं। निर्मला काकी को यह बात बेहद चुभ रही थी कि उनकी बेटी पहले जैसी नहीं रही। पति और पुत्र का ऊंचा पद और धन संपत्ति पाकर उसमें शायद यह दंभ आ गया है कि उसके जीवन में कुछ ऐसा है जो उसे अन्य लोगों से विशिष्ट बनाता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं होती। आज तक वह बहू में ही खोट निकालती रही, पर यहाँ तो अपना ही सिक्का खोटा निकला। बेटी को दिए गए जिन संस्कारों पर वह सदा से गर्व करती आई थी, आज उन्हीं संस्कारों की नींव पर खड़ी हुई उनकी इमारत को बाहरी परिवेश ने इस कदर बदल दिया है कि अब वह धराशायी होने की हालत में है। धराशायी होने की कगार पर लगभग आ पहुंचा था। बेटी के लिए अंधी ममता के चलते उनकी बुद्धि घास चढ़ने चली गई थी, वरना यूं अपना पूरा कुनबा समेटे दिल्ली से ऐसी नहीं चली आती। बल्कि अगर उनका ध्यान जाता इस ओर तो वे सिर्फ अविनाश को ही यहाँ भेजती। कम से कम घर की और अपनी इज्जत तो बच जाती। निर्मला काकी बिस्तर पर बैठी इसी तरह देर रात तक अपने अविवेकी चित्त को लगातार कोसती रही। वह अपनी बहू की त्रुटिहीन सेवा के बावजूद हमेशा उससे असंतुष्ट रही और अपनी बेटी की समझदारी की दुहाई देती रही थी। पर बेटी के पास आकर भला क्या हुआ? अपनी मिट्टी पलीद हो गई। यहाँ भी उनके हर काम और सुविधा असुविधा का ध्यान उनकी बहू ही रखती हैं। हमेशा उन्हें बहू और बेटे का भरपूर प्यार और सम्मान मिला था। फिर भी वे अनपढ़ और गंवारों की तरह उन्हें अंदर हमेशा अपनी बेटी के प्यार की ही तृष्णा बनी रही थी। आज उन्हें पता चला कि वे क्या गलती कर रही थी। शायद इसी को कहते हैं पानी बीच मीन प्यासी, यानी प्यासी मछली। मतलब पानी में रहकर भी मछली हमेशा प्यासी ही रहती है। विवाह के दिन कोई भी धार्मिक अनुष्ठान संपन्न करने में बेटी को ज़रा सी भी दिलचस्पी न लेते देखकर वह थोड़ी बेचैन होने लगी और बहू के सामने आकर थोड़ा सा बुनबुनाई। माना नई पीढ़ी को परंपरागत धार्मिक अनुष्ठानों में अब विश्वास नहीं रखा, लेकिन फिर भी विवाह जैसे पवित्र समय पर रेखा को इन चीज़ों का कुछ तो ध्यान देना चाहिए, कुछ तो अपनी परंपरा का निर्वाह करना ही चाहिए। शादी के लिए वह बिल्कुल सही होता है। वह रेखा को इस बारे में कोई नसीहत देती उससे पहले ही उनकी बहू ने उन्हें कुछ भी बोलने से साफ मना कर दिया। अम्मा जी, आप उनके बीच में कुछ मत बोलिए प्लीज़, वरना कोई तड़ से आपको जवाब दे देगा जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझसे आपका अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। हमारे मन की कुछ बातें भले ही शब्दों की अभिव्यक्ति से परे होती हैं, पर मन में कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो किसी की मनोदशा को बड़े ही अच्छी तरह से भांप लेती हैं। एक दूसरे का अंतर्मन अब ऐसे लगा कि दोनों आपस में पढ़ रही थी। उसके अनकहे सुख दुख को आंखों में ही पढ़ लेती हैं। बिना बोले ही निर्मला काकी की मनोदशा उनकी बहू मीरा अच्छी तरह से अब महसूस कर रही थी और आंखों ही आंखों में उन्हें संग होने का एहसास दिला दिया था। अब वे काफ़ी आराम से बैठी थी। एक ही परिस्थिति और वातावरण के चलते उसमें सहे गए दुख और अपमान ने इन दोनों प्रतिद्वंदियों को परस्पर आत्मीय बना दिया था और वे एक दूसरे के करीब आ गई थी। इसलिए बहू की सलाह उन्हें बिल्कुल उचित लगी और शादी में हस्तक्षेप करने की बजाय उन्होंने पूरा दिन बंगले के खूबसूरत उद्यान में सलीके से बनी हुई क्यारियां देखते हुए गुजारा
और भला क्या कर सकती थी वो। किसी तरह वक्त तो बिताना ही था। शादी किसी बड़े होटल में हो रही थी। शाम को शादी में जाते वक्त वह पूरी तरह से चुप रही, किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। बेटी ने जैसे कपड़े दिए, जिस तरह से पहनने की हिदायत दी, उन्होंने वही और वैसा ही पहन लिया। हालांकि ऐसे अजीबोगरीब कपड़ों में उनका दम घुट रहा था। वे दोनों सास बहू बहुत ही सीधी सादी औरतें थीं। वास्तविकता से अलग दिखना उन्हें बहुत ही कठिन और असहज महसूस हो रहा था, पर करती भी क्या, कोई चारा ही नहीं था। अपना पूरा व्यक्तित्व ही उन्हें असत्य और यंत्रणापूर्ण लगने लगा था, जिससे मुक्त होकर वह अपनी उसी पुरानी दुनिया में लौट जाने के लिए बुरी तरह से छटपटा उठी थी। वे चाहती थी कि जल्दी से शादी पूरी हो और वे अपने घर को चल दें, जहां वह जैसी थी वैसी ही रहती थी, जहां उन्हें हर काम के लिए अबाध स्वतंत्रता थी, जहां उन्हें अपनी बहू और बेटे का भरपूर स्नेह और सम्मान मिलता रहता था। होटल में होने वाली इतनी भव्य शादी उन्होंने जिंदगी में पहली बार देखी थी, पर दूसरी बार देखने की कोई भी इच्छा शेष नहीं थी। एक सजे धजे एसी हॉल में शादी का मंडप लगा था, जहां टखनों तक ऊंची मटमैली धोती और बिना आयरन किया हुआ कुर्ता पहने पुरोहित जी की जगह एक पैंट शर्ट पहने और हाथों में घड़ी और मोबाइल लिए पंडित जी शादी करवाने वहां पर आए थे और वही शादी करवा रहे थे। शादी के पारंपरिक गीतों के बदले सामने बने स्टेज पर गज़ल गायन हो रहा था। वहाँ लगातार गज़लें गाई जा रही थी, पर उनके लिए सारा दृश्य बेहद कौतुकपूर्ण और अनोखा था। उनके मन की स्थिति भांपकर मीरा उन्हें एक पल को भी अकेला नहीं छोड़ रही थी। आज पहली बार उन्हें अपनी बहू की सारी अच्छाइयाँ एक एक करके नज़र आ रही थी और पता चला कि मेरी बहू वाकई दिल की अच्छी है। उनकी जैसी बहू तो भगवान बिरलों को ही देते हैं। आजकल तो बहुएं सास ससुर से अलग होकर पति के साथ निरंकुश और स्वच्छंद जीवन जीना पसंद करती हैं। वहीं उनकी बहू कितनी प्यारी है। कहीं ऐसा न हो कि उनके ताने उलाने सुनते सुनते उनकी बहू उनसे परेशान हो जाए और बहू का धैर्य और सहने की शक्ति चुक जाए और वह भी किसी न किसी बहाने उनसे मुक्ति पाने का मार्ग ढूंढ ले। इससे अच्छा उन्हें खुद ही संभल जाना चाहिए। फिर अपने इकलौते बेटे बहू व पोतों से अलग होकर वह भला कैसे जिएंगी। उनके मन में यही सारी बातें चल रही थी। इस कल्पना मात्र से ही वह सिहर उठी। दूसरे दिन रीमा की विदाई थी और विदाई होते ही निर्मला काकी भी अपना सामान बांधकर जाने के लिए तैयार हो गई। जाने से पहले बेटी द्वारा दी गई सारी मिठाइयाँ और सिल्क की साड़ी तय कर उन्होंने चुपचाप उसके बिस्तर पर रख दी और वहीं पर वापस रखाई। रेखा ने और 1-2 दिन रुकने का अनुरोध किया अपनी माँ और भैया भाभी से, पर वह प्यार से मना कर गईं। लेकिन जैसे ही स्टेशन जाने के लिए कार में वे बैठीं, बेशुमार खामोश सिसकियाँ आत्मसम्मानी निर्मला काकी का कलेजा चीरने लगी थी। अभी तक कंठ में फंसी हुई रुलाई एक साथ ही एक हिचकी के साथ आंसुओं के सैलाब में फूट पड़ी। उनकी नाराज़गी, उनका गुस्सा आंसुओं की तरह बह निकला। तभी 5-6 मिठाइयों का पैकेट संभाले प्रियांक उनके बगल में आकर बैठ गया और अपने दोनों हाथ उनके गले में डालते हुए सीने से लगकर रोने लगा। उसे अच्छे से पता था कि नानी बेहद दुखी है। शायद नानी के मन पर लगी चोट को एक अकेला वही समझ पा रहा था। ट्रेन में सारा सामान व्यवस्थित करके प्रियांक जब नानी के चरण स्पर्श के लिए नीचे झुका तो नानी ने उसे अपने गले से लगा लिया और अपने पर्स से एक 500 का नोट निकालकर अपने नाती के जेब में ठूस दिया। बस थोड़ा सा ही प्यार इसी बहाने वह उसे जताना चाहती थी और प्रियांक ने उसे चुपचाप ले भी लिया। घर वापस पहुंचते ही शाम को ही मोहल्ले की ढेर सारी महिला उनके बरामदे में आकर बैठ गई और
निर्मला काकी से शादी का हालचाल पूछने लगी। निर्मला काकी भी उन्हें वहाँ की सारी बातें बताने लगी। सबके साथ बैठी निर्मला काकी नातिन की शादी का बखान कर रही थी और सबको शादी के लड्डू खिला रही थी। और फिर तभी उनके कानों में अविनाश की तेज़ डांटने की आवाज़ उनके कानों से टकराई और वह उठकर बैठ गई। वह मीरा को डांट रहा था, चाय बनाते वक्त हमेशा होश में रहा करो। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? देखा नहीं, चाय में शक्कर बिल्कुल नहीं है। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? इतना भी ध्यान नहीं दे सकती तुम चाय बनाते हुए? जवाब में बहू के कुछ कहने से पहले ही निर्मला काकी वहीं से बैठे बैठे ज़ोर से चिल्ला पड़ी। यह कौन सा तरीका है अपने पत्नी से बात करने का? इस तरह चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? शक्कर नहीं डाली है तो ठीक है, हो जाती है कभी कभी गलती, तो खुद एक चम्मच शक्कर लेकर डाल दे। इसमें उस पर चिल्लाने की क्या ज़रूरत है? और खबरदार, जो अब से तुमने मेरी बहू से इतनी ऊंची आवाज़ में कभी भी बात की, समझे तुम? माँ के इस बदले तेवर को देखकर हैरान अविनाश उनका मुंह ताकता ही रह गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और याद से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और तब फिर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।